नमस्कार एवरीवन। दोस्त, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स के लिए मुझे बोला गया है कि फ़िज़िक्स के 3-4 लेक्चर्स जितने भी हों मैं आपका रिवीजन करवा दूँ। दिस इज़ फॉर यूट्यूब। जो इसमें मैं सोच रहा हूँ, हम लोग सोच रहे हैं रिवीजन सीरीज़ जो आपका चल रहा है, जिसमें सारे टॉपिक्स के, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया जा रहा है, आपको रिविज़िट कराया जा रहा है, ताकि आप परीक्षा में अचंभित ना रहें कुछ भी देख के, है ना। सो वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि जितना भी हमारा ये यूट्यूब सीरीज़ चल रहा है, 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस जो भी सब्जेक्ट हम करवा रहे हैं वहीं से रहेंगे दोस्त, या फिर आपको हम उस लायक बना देंगे कि आपके उतने सवाल बन जाएं एप्लीकेशन से, जितना पढ़ा रहे हैं उसके एप्लीकेशन से, या फिर डायरेक्टली। 30 से 35 दिन के आसपास बचा है आपका परीक्षा में। आज के ज़माने में हो क्या रहा है बाबू कि देखो, पुराने ज़माने में कंटेंट की कमी थी, इतनी ईजिली चीज़ें अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। आज के ज़माने में कंटेंट का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है आप पे, तो कंटेंट रेस्ट्रिक्शन इज़ अ थिंग विच वी शुड फॉलो। क्या मतलब है कंटेंट रेस्ट्रिक्शन का? कंटेंट रेस्ट्रिक्शन मतलब कि यू नीड टू रेस्ट्रिक्ट योर सोर्सेस रिस्ट्रिक्ट कीजिए और वहीं से पढ़िए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमारा वक्त बर्बाद नहीं हो रहा है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जानबूझ के लेक्चर्स अपने मैक्सिमम 40-45 मिनट का बनाता हूँ, मैक्सिमम, नहीं तो अमूमन मेरे लेक्चर्स 30-35 मिनट के होते हैं, और एक आधी लेक्चर होगा 1-1.5 घंटे का, वो भी मेंस वाले बैच के लिए हमने बनाया होगा। तो हमारा अपना समझ है कि दोस्त 30-35-40 मिनट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइम जिसमें आपको कंसंट्रेट करते हैं, और 30-35 मिनट इज़ अ गुड टाइम जिसमें आपको अच्छा खासा कंटेंट दे दिया जाता है। क्योंकि हम यहाँ आके लाइव सेशन हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ आके आपसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये कर नहीं रहे हैं, प्रणाम सर, आशीर्वाद दे नहीं रहे हैं, सर मेरा नाम ले लीजिए, मेरा नाम ले। तो आज जितने भी लाइव सेशंस आप देखेंगे यूट्यूब पे, सेशन जितने भी पड़े रहते हैं, उसमें आधा से अधिक वक्त तो इसी में चला जाता है दोस्त, ठीक है। बाकी और बातें हम करते रहेंगे बीच बीच में। तो इस 30-35 दिन में दोस्त अगर नहीं पढ़ोगे ना, तो ये गारंटी है कि नहीं पास करोगे, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर दीज 30-35 डेज, यू विल नॉट पास, चाहे तुम कितना भी तुर्रम खा हो, पहले कितना भी तुमने पढ़ रखा है। तो फिर कहोगे सर पढ़ेंगे तो गारंटी है पास करेंगे? नहीं, इसका भी कोई गारंटी नहीं है दोस्त। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो नहीं पास करेंगे, इसका गारंटी है। तो नहीं पास करने के गारंटी से हट के उस वाले सेक्शन में आ जाओ ना जहाँ पास करने के चांसेस हों, है ना। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, 2-3 मिनट हमारा वेस्ट हो गया है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ अ थिंग कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और उसी में हम यूनिट एंड डायमेंशन जैसा भी कुछ कुछ देख लेंगे। तो मेरे भाई देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड स्केलर एंड वेक्टर। तो लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट समथिंग ओवर हियर। यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोस्त, पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना दोस्त। जो लिख रहे हैं ये वाला प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन जब तक क्लास सुनोगे नहीं तो ये वाले देख के कुछ समझ में आना नहीं है आपको। कुछ अलग से पीडीएफ चाहिए तो सॉरी यार, हम बिलीव नहीं करते हैं पीडीएफ में। पढ़ने पढ़ाने में यकीन रखते हैं, पीडीएफ में हमारा भरोसा है नहीं। तो देखो दोस्त, स्केलर क्वांटिटी ऐसा होता है, स्केलर चीज़ ऐसी होती है, इसको अदिशा कहते हैं क्या हिंदी वाले बच्चे? थैंक्स टू निखिल भाई, उन्होंने बताया था अदिश सदिश ऐसा होता है शायद। वेक्टर को सदिश कहते हैं दिशा के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर कुछ गलत होगा तो कोई बात नहीं है, माफ़ कर देना, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इज सच थिंग जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे 5 मीटर हम चले, तो ये क्या बता रहा है? सिर्फ 5 मीटर चले हो तुम, ये नहीं बता रहा है किस दिशा में चले हो। वेक्टर क्वांटिटी वैसा होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 5 मीटर नॉर्थ में गया हूँ, नॉर्थ में चला हूँ, तो दिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट, वेयर एज दिस रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। सरल भाषा में ये बात हो गई। डिस्टेंस का यूनिट क्या? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या? मीटर। यानी लेंथ की यूनिट मीटर होती है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं, आगे लिख रखा है मैंने, वो वहाँ पे बता दूंगा। लेंथ इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज़ मीटर फॉर दिस।
अब देखो मेरे भाई, इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड। एक चीज़ होता है स्पीड, जिसको हम कहते हैं गति। एक होता है, नहीं, दूरी, चाल कहते हैं ना दोस्त, गति थोड़ी ना कहते हैं, फिर ऐसे इसलिए गलत हो जाएगा ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ, एक चीज़ होता है मेरे भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी को शायद गति कहते हैं। सो स्पीड इज क्या? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, whereas velocity is a vector quantity. S for speed, S for scalar, V for velocity, V for vector. Again, क्या होता है speed? Distance upon time. Velocity क्या होता है? Displacement upon time. बहुत ज़्यादा हाई तौबा नहीं मचाना है, कुछ ऐसा सवाल न्यूमेरिकल आना नहीं है आपसे, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, टाइम का स्पीड, SI यूनिट क्या होगा? मीटर सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रही है, तो दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपको कहता हूं कोई गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकेंड से ईस्ट की दिशा में चल रही है, दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी। एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मान लीजिए मैं पहले 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा था इसी दिशा में, हाउ समथिंग हैपेंड, एक कुत्ता मेरे पीछे भागने लगा, मैं 7 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलने लगा इसी दिशा में। सो व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी? वेक्टर्स को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो बना के। चेंज इन वेलोसिटी इज़ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ 7 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मैं कह रहा हूं कि इस चीज़ को मैंने अचीव किया है 2 सेकेंड में, तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ व्हाट? 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितने सेकेंड में अचीव किया? 2 सेकेंड में, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज़ को मेरे दोस्त वी कॉल इट एज एक्सेलरेशन। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। गाड़ी में जो एक्सेलरेटर होता है ना, मोटरसाइकिल में या करवा में, जिसमें क्या नहीं ABC होता है ना, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ऐसा होता है। हाँ, इस तरह का जो भी हो, ऐसे होता है ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। हाँ, अब हमको ध्यान आ गया, बायां पैर से क्लच दबाते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेटर जिस पे होता है उससे क्या होता है? आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी आगे बढ़ जाती है। तो एक्सेलरेटर इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यूनिट क्या हो गया एक्सेलरेटर का? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से मैं एक डायमेंशन वाला एंगल खोलता हूँ। डायमेंशन आप देखेंगे हमेशा MLT के टर्म्स में होता है। M रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स मास। L रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स लेंथ। T क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्त। अब बताओ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कहीं मास का कंपोनेंट है क्या? नहीं है, तो m⁻0। लेंथ का कंपोनेंट है? हाँ, मीटर है 1। टाइम का कंपोनेंट है? हाँ, सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो -2। ठीक बात हो गई। ये किसका डायमेंशन हो गया? ये दिख देगा, तुमसे पूछेगा किसका डायमेंशन है, बताइए, तो आराम से बता दीजिएगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। ठीक बात हो गई। अब मैं कहता हूँ मैंने वेलोसिटी बता दिया है क्या होता है। अब मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ विच इज़ मोमेंटम। एक चीज़ में मोमेंटम को डिफाइन करता हूँ, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू m/v, वेलोसिटी। मोमेंटम होता क्या है दोस्त? मोमेंटम एक ऐसा चीज़ है जिसको हम पढ़ेंगे, जहाँ से हम आगे आप देखेंगे कि हम फोर्स को डिराइव कर ले जाएंगे मोमेंटम से। मोमेंटम की सबसे पहले यूनिट पे चर्चा कर लेते हैं। P का यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट लिख लो kg, मीटर, वेलोसिटी का यूनिट लिख लो मीटर पर सेकेंड, तो दिस इज kg मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसके डायमेंशन लिखने की बात करूं MLT में, तो m⁻1, L⁻1, T⁻⁻1, ये रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन ऑफ व्हाट? मोमेंटम। ठीक बात हो गई, परफेक्ट। अब देखो मेरे दोस्त, हमारे पास एक्सेलरेशन है, हमारे पास मास है, तो मैं एक नया टर्म डिफाइन करता हूँ फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या?
केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी चीज़ को न्यूटन भी कहते हैं। अब देखो मेरे भाई, इस चीज़ को मैं MLT के टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसका डायमेंशन लिख रहा हूँ। मास का रिप्रेजेंटेशन है क्या इस यूनिट में, न्यूटन के यूनिट में, हाँ है, m⁻1। लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है क्या, हाँ है, लेंथ टू द पावर 1। टाइम का रिप्रेजेंटेशन है क्या, हाँ, t⁻²। अब जब तुम इसका यूनिट देखो मेरे दोस्त और इसका यूनिट देखो, मोमेंटम का यूनिट आ रहा है केजी मीटर पर सेकेंड, फोर्स का यूनिट आ रहा है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर मैं मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, इफ़ आई डिवाइड दिस थिंग बाय टाइम देन आई गेट फोर्स। ये क्या है, मोमेंटम। ये क्या है, फोर्स। अगर मैं मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दूं, फोर्स लिखना है, मैं कह रहा हूं मैं मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देता हूं तो मैं फोर्स पाता हूं। एकदम सही बात कह रहा हूं मैं। चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम कर दो, यू विल गेट फोर्स। इसी को भारी भरकम साइंस की भाषा में लोग डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू dp/dt। डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यूनिट से हम कहानी कह ले गए। अभी यहाँ पे रुकना नहीं है भाई। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वाई इज फोर्स अ वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि देखो बंधु, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन व वेक्टर है, इसलिए फोर्स को वेक्टर होना पड़ेगा। जिस दिशा में एक्सेलरेशन है उसी दिशा में फोर्स को होना पड़ेगा। यहाँ रुकते नहीं है, एक और चीज़ हम डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। प्रेशर क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसको फर्दर देखते हैं दोस्त। फोर्स की यूनिट क्या, के न्यूटन। अभी तो न्यूटन में बात करेंगे ना। एरिया का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ व्हाट, इट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। इसी को कुछ लोग पास्कल भी कहते हैं। अब मैं अगर इसी चीज़ को MLT के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? मैं ऐसे तो नहीं लिख पाऊँगा, तो मैं फिर न्यूटन को मास इंटू एक्सेलरेशन करूँगा, फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखूँगा, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर कर दूंगा, तो ये प्रेशर का यूनिट हो जाएगा। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक बात हो गई। दिस ब्रिंग्स अस टू केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट ये हो गया केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। मास का रिप्रेजेंटेशन है क्या? हाँ है। लेंथ का रिप्रेजेंटेशन है क्या? हाँ है, लेकिन डिनोमिनेटर में है, -1 में है। सेकेंड, टाइम का रिप्रेजेंटेशन है क्या? हाँ जी है। तो ये कर दिया मैंने प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन। प्रेशर से मिलता जुलता एक टर्म और होता है जिसको हम कहते हैं मेरे दोस्त स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं। जैसे मान लो ये एक कोई रॉड है, कुछ भी है, बॉक्स है, इस पे इधर से भी फोर्स लगा रहे हो और इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, इसको खींच रहे हो दोनों तरफ से। स्ट्रेस हमेशा तभी लगेगा जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे पे लग रहा होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ये क्या इंसान घूमेगा क्या अभी? एक्सेलरेशन होगा? नहीं, ये बैलेंस्ड है क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें खिंचाव आएगा। तो वो स्ट्रेस मैं डिफाइन करता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसी तरह डिफाइन होता है। एरिया कैसा लेते हैं दोस्त? क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। जो एरिया लेते हैं मेरे भाई, दैट एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया। फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर कैसा है दोस्त? प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेस भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी इसका यूनिट भी आप पास्कल में लिख सकते हो, हाउएवर लिखते नहीं है। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। जो MLT वाला ऊपर वाला था वही MLT इसका भी होगा, रिप्रेजेंटेशन।
इसमें कोई समस्या अभी तक मुझे नहीं लगता है आपको आई होगी। इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ मैं, इसी डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये इस पे मैंने फोर्स लगाया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स दोनों तरफ लगा दिया मैंने इस बालक पे। एक्सेलरेट तो नहीं करेगा, अपना पोजीशन भी चेंज नहीं करेगा, अगर पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे होगा, क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज़ ज़ीरो। लेकिन दोस्त होगा क्या वो देखते हैं। इसमें खिंचाव आएगा और ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, ठीक है। इसका ओरिजिनल लेंथ को मैं L कह रहा हूँ और ये चेंज इन लेंथ है यहाँ और यहाँ, इसको मिला के डेल्टा L इज़ द चेंज इन लेंथ, डेल्टा L इज़ द चेंज इन लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चेंज इन लेंथ क्या है? डेल्टा L। तो आई एम डिफाइनिंग अ क्वांटिटी विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। एक हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे किस चीज़ में चेंज आ रहा है? लेंथ में चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L बाय ओरिजिनल लेंथ L। यूनिट क्या है इसका? मीटर। इसका यूनिट क्या? मीटर। कट गया, सो यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, ठीक बात हो गई। स्ट्रेन इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? यूनिट लेस क्वांटिटी। जगह है और लिखेंगे हम। एक चीज़ और मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपके लिए, देखिएगा। एक मैं चीज़ डिफाइन कर रहा हूं विच इज़ कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है मेरे दोस्त? टॉर्क फोर्स का एनालॉगस है जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। घर में दरवाजा है, जिस रूम में बैठे हो अभी उस रूम में एक दरवाज़ा होगा। हाँ जी सर है। ये दरवाज़ा का हिंज है, यहाँ से दरवाज़ा फिक्स्ड है। हाँ जी सर ऐसा दिख रहा है। दरवाज़ा का हैंडल जो है आप देखेंगे सबसे दूर बना हुआ है, जहाँ से पकड़ के आप इसको रोटेट कर रहे हो। आप इस हैंडल आपको जब खींचते हो तो आप इस पर क्या लगा रहे हो? फोर्स लगाते हो आप इस हैंडल पे। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? ये दरवाज़ा इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, इधर उधर मूव करता है। एक्सिस क्या है? ये वाला है जहाँ ये फिक्स्ड है, इसके अलोंग रोटेट करता है। यहाँ ओमेगा मिलता है इसको, रोटेशनल मोशन जनरेट होता है इसमें। तो टॉर्क को डिफाइन करते हैं। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज़ आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट है, आर एफ साइन थीटा। मत समझो आर परपेंडिकुलर एफ, यानी अगर मैं इस पे इस दिशा में फोर्स लगा रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मुझको ये बताओ दोस्त, मैं फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन का ही, ठीक है। यही दरवाज़ा है दोस्त, यही दरवाज़ा है। दो केस लिया मैंने। एक में मैंने हैंडल यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैंडल लगाया, और दूसरे केस में दोस्त दरवाज़ा के एकदम एंड पॉइंट पे लगाया विच इज़ 50 सेंटीमीटर की दूरी पे हैंडल लगाया। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, दिस इज़ 0.5 मीटर, ठीक बात है। और इन दोनों केस में मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ। तो टॉर्क इन केस 1 इज़ 0.1 आर क्रॉस एफ इंटू 1 विच इज़ 0.1 न्यूटन मीटर। टॉर्क इन केस 2 इज़ 0.5 इंटू 1 विच इज़ 0.5 न्यूटन मीटर। सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन टॉर्क किस केस में ज़्यादा जनरेट हो रहा है? दूसरे केस में। क्यों? क्योंकि आर दूर पे है, हैंडल दूर लगा हुआ है। इसलिए आप दरवाज़ा में देखेंगे हैंडल को अक्सर एंड पॉइंट पे लगाते हैं, एंड के पास लगाते हैं। हमें कभी भी शुरुआत जहाँ से फिक्स रहेगा उसके शुरुआत में नहीं लगाते हैं। अगर वहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब दरवाजा घूमेगा, तब टॉर्क अप्लाई होगा। और अभी क्या हो रहा है, दूरी पे लगा के आर ज़्यादा है, तो फोर्स अगर कम भी लगा रहे हैं तो टॉर्क उस दरवाजे को घुमाने के लिए इनफ जनरेट हो जा रहा है। आई होप आपको हम जो बताना चाह रहे हैं वो समझ आ गया होगा। अगर हमको जगह देंगे आप तो एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे। I have something which is called moment of inertia.
इनर्शिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये आगे पीछे घूमेगा, इसी लाइन में घूमेगा। अब मैं कह रहा हूँ ये दरवाज़ा है, इस पे मैंने फोर्स लगाया, लेकिन वो बन क्या गया, टॉर्क, और वो दरवाज़ा को इसके इस एक्सिस के अबाउट घुमा देगा। तो फोर्स इज़ एनालॉगस टू टॉर्क, एकदम ठीक बात है। इस दरवाजे का मास है, यहाँ पे इसका भी कुछ मास, इस बॉक्स का मास है, इसका भी कुछ मास होगा, लेकिन मास इज एनालॉगस टू समथिंग एल्स इन रोटेशन मोशन। दैट समथिंग एल्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परीक्षा के लिए तुम ये सब एकदम कॉन्सेप्ट ज़रूरत नहीं है, तो परीक्षा के लिए क्या ज़रूरत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एकदम। अभी डिस्क और वो सब का नहीं निकालेंगे, एकदम खाली तुमको बता रहे हैं। ये मान लो एक्सिस है जिसके अबाउट घूमना है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मैंने m मास का एट अ डिस्टेंस ऑफ r, सो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बस इतना जानना है, ये तुमको याद रखना है। यूनिट क्या हो जानी है इसकी, kg मीटर स्क्वायर। बाकी सब काम तुम खुद कर लेना। अब इतना बात काफ़ी ज़्यादा बता दिए। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस वाज आस्क्ड इन 67th बीपीएससी। कुछ भी बता, इसकी बता के हम खुद का बेइज्जती करवाएंगे अगर ये चीज़ हम तुमको बता रहे हैं तो, इतना पढ़ाने के बाद। वेलोसिटी स्केलर है, वेक्टर है दोस्त। टॉर्क स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, वेक्टर है, वेक्टर है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। हाँ देखो भाई, जो बात कर रहे थे हम कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उस पर चर्चा कर लो। लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दीज टू। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से आपका जान पहचान हो रखा होगा किसमें, केमिस्ट्री में, मोल। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 कुछ होता है ऐसा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है मेरे दोस्त, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट है कैंडला। ठीक है, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर केल्विन आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नहीं जानते, हम बता देंगे जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, कुछ भी उसमें छूटा नहीं होगा, कुछ नहीं छूटेगा। देखो दोस्त, हमको क्या बताना था, यूनिट डायमेंशन बताना था, पार्सेक, अच्छा ये नहीं बताएं, ये 3 चीज़ अभी बताना है। टॉर्क बता दिए, स्ट्रेन बता दिए, स्ट्रेस बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिए। बहुत बढ़िया। क्या छूटा, भूल गए, वेवलेंथ छूटा। तो अभी हमने चर्चा किया मेरे दोस्त कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। जब फर्स्ट क्वांटिटी इज लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। मीटर तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इसके अलावा और भी यूनिट होती हैं, जैसे आप मिलीमीटर पढ़ते हैं, सेंटीमीटर पढ़ते हैं। सिमिलरली एक यूनिट होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है दोस्त, 10⁻⁻9 मीटर। जब आप और इससे छोटा यूनिट पे जाएंगे तो एक यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए पे बिंदा बना देते हैं, एंगस्ट्रॉम। इसका होता है 10⁻10 मीटर्स। सिमिलरली जब आप और छोटे लेवल पे जाएंगे, यूनिट होता है योक्टो, अट्टो, जेप्टो। इस तरह की यूनिट्स होती हैं जो हम देखेंगे, मैंने लिख रखा है आपके लिए। मुझे बताना है देयर इज समथिंग कॉल्ड वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ वेव। ऐसे तो ये वेव्स में पढ़ना था, बट चूंकि हम वेव लेंथ का यूनिट यहाँ तुमको बताते और ये सब नहीं चर्चा करते तो हमको नींद नहीं आता। ठीक है, एक रिलेशन जो हम कहेंगे याद कर लो मेरे लिए बस, क्योंकि इतना चीज़ तो याद करती हो, हिस्ट्री में, फिजिक्स में भी थोड़ा याद कर लो। स्पीड या वेलोसिटी, जो भी स्पीड लिख देते हैं यार, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू वेव लेंथ। ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये खाली मल्टीप्लिकेशन वाला है। अब एफ लैम्डा, सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक बात है। एक टॉर्च लिया मैंने, इस टॉर्च से लाइट है, टॉर्च में हैंडल भी बना देते हैं। ये लाइट जो है मेरे दोस्त ऐसे आ रहा था, यहाँ पे इसको मीडियम चेंज हो गया, इस लाइट का मीडियम चेंज हो गया। यहाँ एयर था, अब ये लाइट पानी में चला गया।
जो परपेंडिकुलर होगा सीधा आ जाएगा, जो रिफ्रैक्शन होगा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन होगा, जो हम आगे देखेंगे जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी खाली परपेंडिकुलर लाइट पे हम चर्चा कर रहे हैं। मीडियम 1 है दिस इज़ मीडियम 2। इतना अपन को पता है, हमने जो पढ़ा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 होगा। इसका स्पीड जो होगा v1 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट f1 है, वेवलेंथ होगा λ1 है। यहाँ पे v2 है, f2 है, λ2 है। तीन चीज़ें, तीनों चीज़ को मैंने लिख दिया। अब जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ वो कान खोल के सुनिएगा। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? जब हवा में लाइट था तब भी उसका सोर्स टॉर्च था। जब पानी में लाइट गया, लाइट इज़ अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब पानी में लाइट गया मेरे दोस्त, तब भी उसका सोर्स वही टॉर्च है, जनरेट तो अभी भी वही टॉर्च से हो रहा है ना, तो सोर्स चेंज नहीं हुआ है। तो सोर्स चेंज नहीं होता तो एक चीज़ चेंज नहीं होगी, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। सिंस सोर्स हैज़ नॉट चेंज्ड, सोर्स नहीं बदला है, तो फ्रीक्वेंसी को भी नहीं बदलना चाहिए। दैट मीन्स F1 is equal to F2 is equal to, let's say, F. Now let us see V1. V1 is equal to F1 lambda 1. This is F into lambda 1. V2 is equal to F2 lambda 2, which is equal to F into lambda 2. जहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होगा वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे वेवलेंथ कम होगा वहाँ की वेलोसिटी कम होगी। वेवलेंथ का यूनिट क्या है? वेवलेंथ में लेंथ है तो यूनिट उसका मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, जो भी तुमको डालना है डाल दो, सब इसी की यूनिट है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है मेरे दोस्त? इसकी यूनिट होती है हर्ज। इसको 1 बाई टाइम भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड, 1 बाई सेकेंड, इसी को तुम हर्ज कहते हो। यहाँ तक कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, फेमटो परीक्षा में पूछ चुका है 10 to the power -15। जेप्टो भी पूछ चुका है 10 to the power -21। अट्टो नहीं पूछा है 10 to the power -18। और अट्टो और 18 ऐसे हमने याद रखा है। यक्टो, यक सबसे लास्ट में, यक नहीं होता, आदमी को उल्टी होता कहता है यक, छी 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 छी, तो सबसे छोटा चीज़ है, यक घिनौना चीज़ है, ऐसे याद रख लो यार। ऐसे होता कुछ नहीं है, तो याद करने का तरीका है। गीगा वीगा ठीक है। अब ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितना मेगाबाइट होता है? तो अमूमन 10 to the power 3 आप लिखते हो, लेकिन मुझे लगता है 1024 मेगाबाइट्स होता है। सिमिलरली 1 मेगाबाइट में कितना किलोबाइट होगा? 1024 किलोबाइट होगा। या इसको नॉर्मली लोग 10 to the power 3 भी लिख देते हैं, 1000 भी लिख देते हैं। सिमिलरली 1 किलोबाइट में कितना बाइट होगा? 1024 बाइट होगा। अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? ये होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे। ठीक है, ये करोगे, क्योंकि कोई ठीक नहीं है दोस्त, क्या पता कंप्यूटर वाला चीज़ पूछ ले इस बार परीक्षा में। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय बॉय। अच्छा, 28 मिनट्स हो गया, ये लास्ट चीज़ बताएंगे, और 2 सवाल और लिए हैं मैंने यार, वो छूट जाएगा। मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ क्या भाई? बहुत दुखद है ये तो यार, सवाल छूट जाएगा। परीक्षा में ऐसे तो पास नहीं कर पाएंगे हम कभी ज़िंदगी में, नहीं कोई परीक्षा अगर अब देना होगा तो कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ सर्कुलर मोशन वर्सेस रोटेशनल मोशन। मेरा एम ये है बताना। इसको बताने के लिए मेरे को एक ही चीज़ आती है, मैं उसी चीज़ पे चर्चा करूँगा आपके साथ। मुझे आता है, ये भाई साहब सन है, उसके अबाउट हमारा अर्थ जो है ये घूमेगा। आइडियली तो इलिप्टिकल पाथ होता है मेरे दोस्त, जिसमें आपने केपलर्स लॉ पढ़े हैं। 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया और लॉ ऑफ टाइम पीरियड। 3 लॉ होता है। लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि सारे प्लैनेट्स किस में मूव करते हैं? इलिप्टिकल में। लॉ ऑफ एरिया कहता है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप आउट करेगा। लॉ ऑफ टाइम इंटरवल कहता है T² इज इक्वल टू R³। 3 लॉ होते हैं केपलर के यार, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़े हो तो। पहला लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ एरिया।
तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो मेरे दोस्त, ये अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, दिस इज सर्कुलर मोशन। अगर ये पाथ सर्कल होता तो, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम अज्यूम कि ये सर्कल है, तो दिस विल बी अ सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बंदा अपने एक्सिस के अबाउट भी तो घूमता है, रोटेट करता है, दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक बात हो गई। नाउ लेट अस सी वन थिंग, व्हाट इज दैट? द थिंग इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे। द फर्स्ट थिंग विच वी आर लुकिंग इज, विच आर स्टार्टिंग इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त कि ये एक बॉब है, बॉल है, बॉब क्या अंग्रेज, रस्सी है ये, ठीक है। अगर ये, यार इससे फिर दो चीज़ बताने का मन कर जा रहा है। पहले सर्कुलर मोशन एकदम लेट अस नॉट डेविएट, इसको घुमाते हैं हम, ठीक है। इसको आप अभी समझो कि मैंने अपने कॉपी के ऊपर इस तरह से एक रस्सी, एक छेद किया है, उसमें रस्सी फंसाया है, उसमें एक बॉल फंसा है और उसको कॉपी के ऊपर ही चारों तरफ घुमा रहा हूँ, वो एक सर्कल में मूव करेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स इसको सर्कल में मूव करवा रहा है? इसका टेंशन फोर्स इसको सर्कल में मूव करवा रहा है। ठीक बात हो गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ वैसा मोशन जिसमें हर पॉइंट पे सेम स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, जब ये बॉल यहाँ आया तब भी ये 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है। हमारा ओरिएंटेशन क्या है मोशन का? ये वाला। जब ये गेंद यहाँ आया तब भी 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है, जब ये गेंद यहाँ आया तब भी 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। अब मेरे दोस्त ये बात बताओ, जब ये बॉल यहाँ था और 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा था तो इसकी टेंडेंसी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी? ये डायरेक्शन थी। जब ये बॉल यहाँ आया इस पोजीशन पे और 5 मीटर प्रति सेकंड से मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? ये है। जब ये ऊपर वाले पॉइंट पे आया तो ये डायरेक्शन है, जब ये यहाँ आया तो ये डायरेक्शन है। लुक माय डियर फ्रेंड, क्या स्पीड चेंज हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? नहीं, स्पीड इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वेलोसिटी कांस्टेंट और नॉट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट मैंने लिख दिया और वो हो गया गलत। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। कैसे? यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो सेम ही है, डायरेक्शन तो बदल ही रहा है ना। तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो और नॉट जीरो। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन विल आल्सो बी नॉट जीरो। इतनी बात क्लियर हो रही है हमको? क्या मैं क्या कह रहा है दोस्त तुझे? मैं कह रहा हूं कि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एकदम ठीक। स्पीड कांस्टेंट है, एकदम ठीक बात है, दिख रहा है हमको। फिर कह रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाला पार्ट वेलोसिटी का जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन वाला पार्ट कांस्टेंट नहीं है, वो हर जगह वेरी कर रहा है। तो चूंकि वेलोसिटी वेरी कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन तो होना ही होना है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी से ही तो एक्सेलरेशन आता है। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन है उधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। इसको घुमा कौन रहा है? रस्सी, जो धागा बंधा है। तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। अब मान लो समहाउ मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समहाउ, व्हाट एम आई सेइंग कि समहाउ मैंने एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रखा है दोस्त, और उसकी वैल्यू आ रही है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स सेंटर। इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 1 मीटर प्रति सेकेंड टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स सेंटर। इज द एक्सेलरेशन कांस्टेंट? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? तो दोस्त देख, मैग्नीट्यूड वाइज तो कांस्टेंट है मेरे दोस्त, लेकिन इसका एक्सेलरेशन तो एक स्केलर क्वांटिटी होता नहीं है ना, वो तो वेक्टर होता है। तो अगर ये 1 मीटर प्रति सेकेंड है तो
पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 पे ये ऊपर की तरफ है, पॉइंट नंबर 2 पे ये इस लेफ्ट साइड को है, पॉइंट नंबर 3 पे ये डाउनवर्ड्स है, पॉइंट नंबर 4 पे ये राइट के साइड को है। डिस्पाइट ऑफ हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड द डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। वो चीज़ आप यहाँ से भी, फोर्स से भी देख सकते हो। फोर्स कांस्टेंट है क्या? टेंशन वही लगेगा लेकिन डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। जब फोर्स पे कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट होगा मेरे भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी होती है खत्म। जगह बचेला है, चला है। चलो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन करेंगे ओवर। सो वी आर गोइंग टू सी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या बात है दोस्त? बात ये है कि सेम बॉल लेते हैं, सेम रस्सी से बांधते हैं। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड था स्पीड, जब बॉल यहाँ आया तो 7 मीटर पर सेकंड हो गया, जब बॉल यहाँ आया तो 9 मीटर पर सेकंड हो गया, जब बॉल यहाँ आया 11 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक बात है, ये कहानी है। नाउ लुक, एक तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का हर जगह। यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये डायरेक्शन 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 होगा। डायरेक्शन बदलने के साथ साथ मेरे भाई और क्या बदल रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। तो डायरेक्शन कौन बदलता है? डायरेक्शन तो वो फोर्स बदलता है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब इस बंदे का एक एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स सेंटर होना ही होना है, विच इज़ कॉजिंग द चेंज इन डायरेक्शन। ये देखना, ये एक्सेलरेशन जो नॉन जीरो आ रहा था, जो कांस्टेंट आ रहा था, वो क्या कर रहा था? दिस एक्सेलरेशन वाज कॉजिंग चेंज इन डायरेक्शन। ठीक बात है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगेन ये एक्सेलरेशन होगा विच विल कॉज चेंज इन डायरेक्शन। इसकी वैल्यू अगर टू बी स्पेसिफिक देखें, mv²/r। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, v इज द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एंड m इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर इसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन करूं, अरे यार ये तो फोर्स लिख दिया मैंने, सॉरी यार, दिस इज फोर्स। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो mv²/r होता है, v²/r होता है। ठीक है। अगर मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं तो दैट विल बी mv²/r, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे देयर आर 2 एक्सेलरेशंस एक्टिंग, वन इज v²/r विच विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, लेकिन एक एक्सेलरेशन और होगा जो अभी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और यहाँ 7 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में एक्ट करके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसके स्पीड को बढ़ाएगा। This is the acceleration towards center, which is v²/r. There will be one more acceleration which is called tangential acceleration. उसकी वैल्यू होती है dv/dt. Let us not go into that depth. So मेरे बताने का मतलब था 2 एक्सेलरेशन काम करेंगे मेरे दोस्त। एक एक्सेलरेशन, अगर पॉइंट ए की मैं चर्चा कर रहा हूँ, पॉइंट ए पे अगर मैं लूँ तो एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स टेंजेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स सेंटर। दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट जो होगा वो इस तरह से होगा। तो वेक्टर्स जो हैं वो कैसे ऐड होता है? वेक्टर्स ऑलवेज फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर सीधा ऐसे नहीं ऐड होगा कि अगर इसकी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो टोटल नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना दोस्तों। दोनों इम्पैक्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला नहीं क्रिएट करेगा। या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही रीज़न है मेरे दोस्त कि जो करंट है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, जो करंट है हमारा एम्पियर जिसका यूनिट है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये स्केलर है, वेक्टर नहीं है। ठीक है। और कुछ देख लेने दो भाई, आज का सेशन क्लोज करें उससे पहले देख लेने दो जो सोचे थे उसमें से कुछ बता भी पाए हैं या नहीं। हाँ, वेवलेंथ, अरे यार वेवलेंथ पर बता दी ना तुमको। एक चीज़ होता है लाइट ईयर। चलो टास्क नंबर 2, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, ये टास्क वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है यार, आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। योर होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 1 क्या था हम भूल चुके हैं, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2 इज़ यार व्हाट इज़ लाइट ईयर? लाइट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस का यूनिट है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट की स्पीड क्या होती है वैक्यूम में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर, यानी 365 डेज। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60, एक मिनट में 60 सेकेंड। ये कट जाएगा, मीटर में इसका आंसर आ जाएगा। देयर इज़ अनदर यूनिट जिसमें कि हम ये सन कितना दूर है अर्थ से या मून कितना दूर है अर्थ से, इन सबको मेजर करते हैं, विच इज़ कॉल्ड पार्सेक। देयर इज़ अनदर यूनिट विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑल थ्री आर द यूनिट्स ऑफ वॉट? यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। क्या क्या बोला मैंने? लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो हैं डिस्टेंस के यूनिट हैं। सब किसमें? जो प्लानिटरी मोशन होता है उसके बीच की, प्लैनेट्स के बीच की दूरी को नापने के लिए, यानी बिग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? नैनोमीटर, एंगस्ट्रम, यक्टो, एट्टो, ये सारी चीज़ें करते हैं। लार्जर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त? लाइट ईयर, पार्सेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप कमेंट डाउन कीजिए तीनों का सीक्वेंस, सबसे बड़ा कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उससे छोटा कौन। क्या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे बड़ा है या पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट आउट ऑफ ऑल द थ्री? दिस इज व्हाट आई वांट यू टू कमेंट डाउन। सो आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। 1, एक बाइट में कितना बिट होता है, दूसरा तीनों में सबसे बड़ा यूनिट क्या है। नहीं कमेंट करोगे, देखेंगे नहीं किए हो तो अगला वीडियो रिकॉर्ड कर भी लिए हैं तो भी नहीं डालेंगे, ठीक है? हमारे मूड पे है दोस्त, हमने तुमसे वादा किया है, वादा हम कभी भी तोड़ सकते हैं। तुम अगर साथ नहीं दोगे तो हम कह दें तुम्हारा साथ, ठीक है? बाय फॉर द डे। बाकी भाषण कल के लिए बचाते हैं, अगले सेशन के लिए। टेक केयर।